नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज इस खास कार्यक्रम में बताएंगे आपको दुनिया में जंग के हर मैदान की हर अहम हलचल। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रख देते हैं। जल्दी से वो टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं जहां किस तरीके से कौन कौन से वो वॉर फ्रंट है जो इस वक्त एक्टिव है, वहां पर हलचल क्या है, जल्दी से आपको बताते हैं। पहली स्टोरी जहां अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को लेकर स्थिति है, लेकिन सुपर पावर क्या सरेंडर करने की कगार पर पहुंच गया है। 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध में सीज फायर एक अहम पड़ाव साबित हुआ। बातचीत का प्रयास तो हुआ, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अब इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति लगातार जारी है। अमेरिका ने हॉर्मुज में फंसे जहाजों के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया, तो ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। अमेरिका ने जहाजों को सुरक्षा देने का दावा किया, वहीं ईरान में कमर्शियल जहाजों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब अमेरिका ने भी प्रोजेक्ट को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। देंगे एक एक डिटेल इस खबर को लेकर, लेकिन अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 2 की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की मियाद खत्म होने के साथ साथ सीज फायर के मूलभूत ढांचे पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। यूएई पर आखिर वार किसका था? क्या ईरान का था? और अमेरिका के दावे, यूएई के दावे और तो उसके बनाम ईरान के दावे क्या कुछ कह रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के दौरान यूएई पर बड़ा हमला होता है। यूएई के फुजैरह ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग लग जाती है, काफी नुकसान होता है और आरोप बड़े लगाए जाते हैं कि ईरान की ओर से आए ड्रोन्स ने इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि ईरान ने इस घटना में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया, क्लियर नो। अब सवाल ये कि क्या अगर ईरान ने हमला नहीं किया तो फिर ये हरकत और ये हिमाकत थी किसकी? क्या सीआईए और मोसाद ने कोई नई साजिश रची या ईरान के किसी प्रॉक्सी नेटवर्क की ये कोई करतूत रही है? इस बारे में भी आज हम आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट देने वाले हैं। बात अब स्टोरी नंबर 3 की करते हैं, जहां आज हम आपको बताएंगे यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग से जुड़ी हर वो खबर। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने जंग के दौरान हाई टेक ड्रोन तैयार किए और अब उन ड्रोन से बेहतरीन पायलट भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें स्पेशल क्लास ट्रेनिंग दी जा रही है। आज हम आपको इस संबंध में खास जानकारी देंगे, इसकी एक एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। आपको दिखाएंगे विस्फोट में इन तमाम वॉर फ्रंट्स को लेकर एक एक डिटेल। और शुरुआत करते हुए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया है। अस्थायी रूप से यहां प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का सीधे ऐलान कर दिया है। ईरान वार्ता में प्रगति के चलते अस्थायी रूप से इसे रोका गया। और आपको बता दें साथ ही साथ ईरान वार्ता को लेकर जिक्र होना और इसकी प्रगति, इसके प्रोग्रेस को लेकर यहाँ जिक्र किया जाना, क्या ये दिखाता है कि आने वाली तस्वीर जो है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक बनने वाली है। अब प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान किया गया है, इसके पीछे के कारण क्या रहे? डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का सीधे ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ अब अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर वो क्या मजबूरी रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रोजेक्ट को लेकर, जिस ऑपरेशन को लेकर तस्वीर दिखाई और महज 48 घंटे के भीतर ही इसे रद्द करना पड़ गया। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि मध्यस्थता, मीडिएशन और बैक चैनल्स के थ्रू बातचीत का जो रास्ता निकला है, अब उन रास्तों के तहत अब उस प्रोग्रेस की वजह से इसे अस्थायी रूप में रोक दिया गया है। टेम्पररी इस पर रोक लगाई गई है, लेकिन तस्वीर क्या रहने वाली है और क्यों इसे किया गया है, क्या इसके पीछे की मंशा है? प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसको लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और अमेरिका की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि इस ऑपरेशन के जरिए, प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए बूट्स ऑन ग्राउंड करते हुए हॉर्मुज पर संपूर्णतः अपना कब्जा किया जाए। एक बड़ी खबर ईरान से, ईरान के केशम द्वीप पर खतरा मंडरा रहा है। ड्रोन देखा गया है केशम द्वीप पर, जासूसी ड्रोन स्पाई कैमरा के साथ जो है
स्पाई कैमरा से लेस ड्रोन यहाँ पर देखा गया। किसी तरह की धमाके की कोई खबर नहीं है। ईरानी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। जल्दी से एक टॉप स्टोरी आप देख लीजिए। ये दो बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त, एक तरफ प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर बातचीत, दूसरी तरफ अगर ईरानी अधिकारी की जो यहाँ पर बात सामने आ रही है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा गया कि केशम द्वीप पर बाकायदे स्पाई ड्रोन्स लेके गए हैं। जासूसी ड्रोन यहाँ पर दिखना, इन तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अंदर की जानकारियां निकलवाना, क्या ये हाईटेक तौर पर साइबर वॉरफेयर को भी कनेक्ट करता है? और क्या अब ये लड़ाई हाइब्रिड मोड में जा चुकी है और सीधे सीधे इसे साइबर वॉरफेयर के नजरिए से देखा जाए? ईरान के केशम द्वीप पर खतरा मंडराते हुए बताया जा रहा है। केशम द्वीप पर जासूसी ड्रोन देखा गया है और फिलहाल किसी भी तरीके की धमाके की कोई खबर नहीं है कि ऐसी कोई तस्वीर बनी हो। हालांकि इसे डिटेक्ट किया जाना, यहाँ स्पाई ड्रोन्स देखे जाना, ईरानी अधिकारी द्वारा इसको लेकर बाकायदे जानकारी दिया जाना, ये ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। और खासतौर पर दिखाया भी जा रहा है कि ऑपरेशन और प्रोजेक्ट फ्रीडम पर जब डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख रख रहे हैं कि उसे रोक दिया गया है, तो इस बीच ये आखिर स्पाई ड्रोन कैमरेज किस तरीके से यहाँ पर लगाएगा और कैसे यहाँ पर पहुंचाएगा। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। सीहॉक हेलीकॉप्टर का नाकेबंदी में अहम रोल है और अब यहाँ पर सीधे सीधे इसकी डिप्लॉयमेंट अरब सागर में दमखम यूएसएस त्रिपोली का, जहां हेलीकॉप्टर ने अब वहां से उड़ान भर ली है। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। सीहॉक हेलीकॉप्टर जो कि बेहद हाईटेक माना जाता है और सीधे तौर पर यूएसएस त्रिपोली, याद कीजिएगा वो तस्वीर जब ये कहा जा रहा था कि तीन एयरक्राफ्ट यहाँ पर पूरी तरीके से लैस है और बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर जहाज पहले से ही मौजूद है। अब अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना, ये किस पार्ट का है, ये क्या मंशा है? और MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सीहॉक हेलीकॉप्टर का नाकेबंदी में अहम रोल भी पहले से रहा है। अब ये रोल और यहाँ से उड़ान भरना, ये किस तरीके की तस्वीर आने वाले समय में दिखाता है, ये सबसे बड़ा विषय इस वक्त। और खाड़ी में जो इस वक्त तस्वीर हम देख रहे हैं, जहां हॉर्मूज अब केंद्र बन चुका है टकराव का, तनाव का और हालात के बिगड़ने का, नाकेबंदी पर बड़े सवाल, उस तरफ वो ब्लॉकेड को लेकर क्वेश्चन, अमेरिका के दावे, ईरान के दावे, अब इन सभी के बीच सीहॉक हेलीकॉप्टर का नाकेबंदी में अहम रोल होने के साथ साथ अब उसने उड़ान भी भर ली है। अब आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी यूएसएस त्रिपोली की तरफ से? एक बड़ी खबर इस बीच, आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में 12 गांवों को चेतावनी दी है। दक्षिणी लेबनान के 12 गांवों को खाली कराने के लिए बाकायदे अलर्ट किया गया है। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने से पहले ही चेतावनी दे दी गई है। हिजबुल्लाह को निशाने पर लिए जाने को लेकर ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने से पहले चेतावनी दी गई है। बाकायदे दक्षिण लेबनान में 12 गांवों को खाली करने की चेतावनी, ये अलर्ट। अब अपने आप में ये दो बड़ी ब्रेकिंग जब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको इसका आंकलन लग रहा होगा कि आखिर इस वक्त अरब में हो क्या रहा है। एक तरफ यूएसएस त्रिपोली जो कि लगातार गरज रहा है, उस दमखम के साथ अरब सागर में लगातार तैनात है, डिप्लॉयड है। वहां से अब उड़ान भी MH-60 सीहॉक जो कहा जाए हेलीकॉप्टर्स है, चाहे सीधे तौर पर ये तस्वीर दिखाने की कोशिश हो जिसमें नाकेबंदी पूरी तरीके से दुरुस्त है, इसे दिखाना हो। दूसरी तरफ आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के 12 गांवों को चेतावनी दे दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स 12 गांवों को खाली करने के लिए सीधे तौर पर अलर्ट कर चुकी है कि आप खाली कर दीजिए। हिजबुल्लाह को निशाने बनाने से पहले ये चेतावनी दी गई, यानी कि हिजबुल्लाह के पर्सपेक्टिव पर क्या कोई बड़ी तस्वीर, कोई बड़ी जो इमेज है वो रखी जानी शुरू कर दी गई है। क्या हिजबुल्लाह पर अब आईडीएफ अटैक करेगा, जिसके रेपरकशन से पहले ही यहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से शांति की ओर बढ़ रहा है? क्या खाड़ी में जंग के बादल अब थमने जा रहे हैं? और क्या अमेरिका और ईरान दोनों ही एक समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं? और इसके साथ साथ सवाल ये भी कि क्या अब दोनों ओर की तोपें खामोश हो जाएंगी? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि अमेरिका के एक कदम ने इन सवालों को हवा दे दी है। सवाल ये
कि क्या अमेरिका और ईरान कोई बड़ा समझौता करने जा रहे हैं। दिखा दे आपको कि आखिर ये अटकलें क्यों लगाई जा रही है और समझौते का जिक्र आखिर हो क्यों रहा है। देखिए, खाड़ी में जारी जंग के दौरान सबसे अहम बिंदु हॉर्मुज स्ट्रेट रहा। ये वो रास्ता है जो दुनिया की लाइफलाइन कहा जा सकता है। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है। ये वो रास्ता है जिस पर शिकंजा कसकर ईरान ने पूरी दुनिया को तड़पने पर मजबूर कर दिया। कई देशों में ईंधन की कीमतें बेतहाशा बढ़ गईं। कई जगह पेट्रोल पंप पर ताले लटक गए। अमेरिका ने भी ईरान पर शिकंजा कसने के लिए हॉर्मुज का ही इस्तेमाल किया। अमेरिका ने हॉर्मुज पर पहरा बिठा दिया। आने और जाने वाले जहाजों को रोकने की कार्रवाई शुरू हुई। अमेरिका ने दावा किया कि नाकेबंदी से ईरान को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। समझौते की राह में हॉर्मुज भी एक बड़ी मुसीबत बन रहा है। ईरान चाहता है कि पहले अमेरिका नाकेबंदी हटाए, फिर समझौता होगा, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान पहले परमाणु प्रोग्राम समेत सभी अहम मुद्दों पर समझौता करे, फिर नाकेबंदी हटाई जाएगी। दोनों पक्षों की तनातनी के बीच सैकड़ों जहाज, हजारों नाविक और उनसे संबंधित कई देश फंसे हुए हैं। जहाजों के अपने मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता हॉर्मुज ही है, लेकिन एक और ईरान का पहरा है तो दूसरी ओर अमेरिका का। अमेरिका ने फंसे हुए जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान तो किया, लेकिन इससे ईरान भड़क गया। अमेरिका ने कुछ जहाजों के निकलने का दावा भी किया, लेकिन ये प्रोजेक्ट ज्यादा दिन नहीं चल सका। राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी में तनाव कम करने और ईरान से संभावित शांति समझौते के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया। ये पहल खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे कमर्शियल जहाजों की मदद करने और उन्हें सुरक्षित रास्ता मुहैया कराने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी देते हुए कहा कि फैसला मध्यस्थ देशों की गुजारिश पर लिया गया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ अभियान में अमेरिका को जबरदस्त सैन्य सफलता मिली। साथ ही ईरान के प्रतिनिधियों के साथ संभावित समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति भी हुई है। ट्रंप के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का मकसद ये देखना है कि क्या तेहरान और वॉशिंगटन के बीच समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है या नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 दिन पहले ही प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की थी, जिसका मकसद हॉर्मुज में फंसे कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना था। लेकिन अब अमेरिका के ये अभियान रोकने के ऐलान के बाद अब ये रास्ता फिर बंद होता दिख रहा है, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने के लिए जहाजों को फिर ईरान और अमेरिका की शर्तें माननी होंगी। और हालात ऐसे हैं कि ईरान की शर्तें मानी तो अमेरिकी नाकेबंदी परेशान करेगी, और अमेरिका की शर्तें मानी तो ईरान हॉर्मुज से निकलने नहीं देगा। साफ शब्दों में कहें तो दोनों पक्ष भले ही समझौते की ओर बढ़ रहे हों, लेकिन ये रास्ता एक बार फिर बंद होता दिख रहा है। ऐसे में दुनिया को राहत कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान और अमेरिका के बीच जंग के दौरान कई जहाज हॉर्मुज में फंस गए। अमेरिका ने उन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया। हालांकि अब अमेरिका ने उसे खत्म करने की घोषणा भी कर दी है। लेकिन आइए अब आपको बता दें कि ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम था क्या, जिसको लेकर इतनी चर्चा थी, और आखिर क्यों इसे रद्द करने की नौबत आन पड़ी। जल्दी से जानिए ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम था क्या। यूएस ने हॉर्मुज में बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। ये ऐलान था प्रोजेक्ट फ्रीडम का। अब इस ऑपरेशन में सीधे तौर पर क्या तस्वीर थी वो जल्दी से देखिए। हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए अभियान, इस मोटिव से, इस इंटेंशन के साथ लॉन्च करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी रूपरेखा जो है तय की। हालांकि अभियान का मकसद जहाजों को सुरक्षित रास्ता देना था। साथ ही ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक 100 से ज्यादा विमान भी शामिल थे। इसमें सबसे अहम हिस्सा इन्हीं जंगी बेड़े से निकाली हुई मिसाइलों का था। ड्रोन और करीब 15,000 सैनिक भी इसमें शामिल किए गए। लेकिन इसके साथ ही बड़ा सवाल यह कि प्रोजेक्ट फ्रीडम आखिर
रद्द क्यों करना पड़ा? आखिर ऐसी नौबत क्या आन पड़ी कि प्रोजेक्ट फ्रीडम सीधे सीधे फुल स्टॉप इस पर लगा दिया या यूं कहें अस्थायी तौर पर इसे रोक दिया गया? आखिर हालात ऐसे क्या बने कि 48 घंटे के भीतर ही प्लान ड्रॉप करना पड़ गया? अब यूएस ने हॉर्मुज में बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही बड़ी अटकलें लगनी शुरू हो गई। अटकलें इस बात की कि आखिर प्रोजेक्ट फ्रीडम का मकसद क्या है। मकसद आपको बताया। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि जंग में अब तक ट्रंप कई बार ईरान पर दबाव बनाने का प्रयास कर चुके हैं। तो क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम भी उसका पार्ट था? हॉर्मुज पर नाकेबंदी बैठाई गई, ईरान को आर्थिक नुकसान होने का दावा किया गया, यहां तक कि उसे समझौते के लिए राजी करने के लिए जरूरी हर तरीके का कदम उठाया गया, लेकिन ईरान झुका नहीं। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस जंग के दलदल में फंसते दिख रहे हैं। जल्दी से अब आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जंग में किस तरह की मुश्किलें खड़ी हुई और किस तरीके से बढ़ रही थी। इस वक्त जंग में फंसे हुए डोनाल्ड ट्रंप क्यों बताए जा रहे हैं? सबसे पहले बात तेल की कीमतों को लेकर करेंगे। तेल की कीमतें क्योंकि बढ़ रही है। ईरान के हॉर्मुज पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार की स्थिति बन रही है। साथ ही आपको बता दें, दुनिया की तेल सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित बताई गई। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है। वहां पर इन कॉस्ट में इन्फ्लेशन देखा गया, यानी अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिका में तेल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार पहुंच गई। अमेरिका में नवंबर में ही होने वाले अब मिड टर्म चुनाव और इसी का असर सबसे ज्यादा अगर किसी पर पड़ने का अगर अनुमान लगाया जा रहा है वो है मिड टर्म इलेक्शंस। अब ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 34% पहुंच गई है। सबसे डिफिकल्ट कड़ी यहीं से शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है, ये कहा जा रहा है। अब ये वाली कड़ी क्यों? क्योंकि ईरान को अपने तेल और हॉर्मुज की ताकत का अंदाजा दरअसल हो गया है, एहसास हो गया है। ईरान को हॉर्मुज के रूप में स्थायी साधन मिल गया है, एक जरिया जिसके जरिए अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचाया जाए। ईरान जब चाहे हॉर्मुज बंद करके दुनिया को टेंशन में डाल सकता है और वही वो कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ है। ईरान की शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम होने की दलील दी गई और अब तक हॉर्मुज पूरी तरीके से खुलवा अमेरिका नहीं पाया है। अमेरिकी सेना इसमें विफल रही है। अब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद भी नहीं हुआ है, जिसके लिए ये युद्ध शुरू हुआ, जिसकी इंटेंशंस के साथ पहला हमला किया गया, एलिमिनेट किया गया सुप्रीम लीडर। लेकिन अब जल्दी से आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध, ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? क्यों ये कहा जा रहा है कि क्या एक दफा फिर से युद्ध एस्केलेट हो सकता है? ईरान पूरी तरीके से नौसैनिक घेराबंदी की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप अभी नजर आ रहे हैं। सूत्र ये दावा कर रहे हैं, सोर्सेज ये बड़ा दावा कर रहे हैं कि तेल निर्यात बंद करके ईरान के समझौते के लिए मजबूर करने का इसके जरिए मकसद खोजा जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की बात करें तो शॉर्ट एंड पावरफुल हमलों की योजना बनाई जा रही है कि बहुत छोटे और बहुत ही कम इंटेंसिटी के साथ किया जाए, लेकिन पावर बैकअप जो है इसका इस कदर दिया जाए जिसकी जरिए दुश्मन को थर्राया जा सके। अब बात करते हैं सहयोगियों के रिश्तों के लिए। सहयोगियों से डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते क्या है, अमेरिका की टकराव कैसे है और विवाद क्या है? यूरोपीय देशों के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बिगड़े। नेटो सहयोगियों ने जंग में अपनी सेनाएं बिल्कुल भी भेजी ही नहीं, सीधे क्लियर नो। ट्रंप की यूरोप से अपने सैनिक बुलाने की धमकी भी कहीं ना कहीं इसमें इंपॉर्टेंट कड़ी शामिल करता है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पछड़ते हुए, पीछे जाते हुए इस जंग में, इस एसिमेट्रिक वॉरफेयर में इस वक्त बताई जा रही है। और इसी को लेकर के एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि सीज फायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर हमला सामने आया। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा एक्शन हुआ है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा इस वक्त किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के कई आतंकियों के मारे जाने का दावा। अब यही तो मकसद, मंसूबे इजराइल के थे। अब एक एक कर उन मंसूबों को कामयाब करने के लिए इजराइल लगातार वर्क कर रहा है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा एक्शन लेना इस बात का अंदेशा देती है, इस बात की जो आशंका थी उसे पूरी तरीके से पुख्ता और प्रमाणित करती है कि सीज फायर हो तो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमले अभी रुके नहीं हैं। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा एक्शन,
दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले, हिजबुल्लाह की कई आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला, और ये दावा अपने आप में बहुत बड़ी तस्वीर दिखाता है कि बेशक आप बात खाड़ी की करें, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जो टकराव है, जो तनाव है, उसकी करें, इस वक्त स्थिति कहीं से भी थोड़ी भी नरम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सीजफायर तो है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉक्सी वॉर, प्रॉक्सीज के साथ लड़ाई, चाहे वो ईरान के दृष्टि से हो या इजराइल की दृष्टि से हो, हिजबुल्लाह की अभी निरंतर जारी है। एक और बड़ी खबर इस बीच हिजबुल्लाह को लेकर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर बड़ा हमला, दक्षिण लेबनान में एफपीवी ड्रोन से अटैक किया है। आईडीएफ की गाड़ियों पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, और ये एफपीवी ड्रोन, याद कीजिए वो कड़ी, दक्षिण लेबनान को इसी से थराया गया, और ये एफपीवी ड्रोन सबसे दिलचस्प कड़ी थी। जब ये युद्ध शुरू हुआ, जब ये जंग शुरू हुई, चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि एफपीवी ड्रोन कितने कारगर होंगे। टॉमाहॉक मिसाइल के साथ साथ एफपीवी ड्रोन सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहे। अब हिजबुल्लाह का आईडीएफ पर बड़ा हमला, दक्षिण लेबनान में एफपीवी ड्रोन से अटैक, ये दो तस्वीरें, ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स इस वक्त आप देखेंगे तो ये प्रॉक्सी वॉर, एलाई वॉर और साथ ही साथ बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। और जंग के इस मुहाने में, इस सिनारियो पर अगर आप नजर डालेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा अगर हलचल और मूवमेंट्स को देखें तो वो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लेबनान में हो रही है। लेबनान में किस तरीके की तस्वीर देखी जा रही है, सीजफायर के बावजूद भी इजराइल का लेबनान पर हमला सामने आता है। दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान में एफपीवी ड्रोन से अटैक किया जाता है, और ये आईडीएफ की गाड़ियों को टारगेट किया जाना, यानी कि हिजबुल्लाह भी कहीं से पीछे नहीं है। तो हवाई यहाँ पर सीजफायर साबित हो रहा है। कागजी शब्द मात्र से आप मान सकते हैं कि सीजफायर है, लेकिन हमले अभी रुके नहीं है। ये आगे किस तरीके का विध्वंस लाता है और किस तरीके की तस्वीर लाता है, क्योंकि अभी बातचीत की मेज पर तो कुछ आ नहीं पाया है, लेकिन जो सीजफायर हो पाया है वो भी कहीं ना कहीं बड़े सवालों के घेरे में है कि अगर सीजफायर है तो हिजबुल्लाह के कई आतंकियों के मारे जाने का दावा जो किया जा रहा है वो किस आधार पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ दक्षिण लेबनान में एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, आईडीएफ की गाड़ियों पर टारगेट कैसे किया जा रहा है। अब ये दोनों तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको इस बात का आंकलन और इसका अंदाजा लगेगा कि यूएई पर, जैसा पहले कहा गया कि ईरान ने हमला किया है, अब ये दोनों तस्वीर देखेंगे तो इजराइल और इसके साथ साथ लेबनान में, यानी कि हिजबुल्लाह की दृष्टि से आप देखिए तो ये लड़ाई और ज्यादा घातक और ज्यादा भीषण होती हुई दिखाई दे रही है। अब ये ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही डिप्लोमेटिक वे में, उस स्ट्रेटेजी में भी बहुत ज्यादा दिलचस्प कड़ी खोलता है। एक बड़ी खबर इस बीच, चीन के दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री, बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मिले अरागची, युद्ध और समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है। ईरान का प्रमुख सहयोगी देश है ईरान का और चीन, और इसके साथ साथ आपको बता दें अब्बास अरागची बीजिंग पहुंचे और मुलाकात करने के लिए वहां पर मौजूद है। क्या क्या विषय रहेंगे, जल्दी से तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। चीन के दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री, अब जल्दी से तस्वीर देखिए, अब्बास अरागची, और ये आपको नजर आ रहे होंगे चीन के रिप्रेजेंटेटिव अब्बास अरागची के साथ किस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, और एक कॉर्डियल रिलेशन जो चाइना के साथ अभी ईरान का मौजूद है, वो दोस्ताना, वो कहीं ना कहीं इसमें नजर भी आ रहा है। आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ये मीटिंग होते हुए देख पा रहे होंगे। एक तरह से ये मुलाकात इस विषय पर केंद्रित कि आखिर चीन किस तरीके की जो तस्वीर है वो दिखाएगा। अब ईरान की बात जब सामने आती है तो चीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, लेकिन ये कॉर्डियल मीटिंग और ये मुलाकात, ये हैंडशेक, ये दिखाता है। आप जल्दी से देखिए, ये विजुअल भी सामने आया। अब ये सीधे सीधे अब्बास अरागची पहुंचते हैं, दाखिल होते हैं और जो चीन के रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ जाकर हैंडशेक करते हैं, और ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये बहुत कुछ बताता है। अब ये मीटिंग में तमाम जो दिग्गज मौजूद है, जो उच्च अधिकारी हैं वो भी मौजूद है, खासतौर पर जो रिप्रेजेंटेशन है चाइना का, क्योंकि कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त अगर हॉर्मूज के बंद होने से किसी को हो रहा है वो चाइना को हो रहा है, क्योंकि युआन का रास्ता क्लियर हो रहा है। बेशक से चाहे इस बात को लेकर रखा जाए बात कि अमेरिका
युआन में नहीं करने देना चाहता है, ट्रेड नहीं होने देना चाहता है, व्यापार नहीं होने देना चाहता है, लेकिन एक रास्ता युआन के लिए जरूर बन गया है। और ये वही तस्वीर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी खोलती है। एक बड़ी खबर इसी को लेकर, ईरान के हॉर्मुज में जहाजों को बड़ी यहाँ पर जो है चेतावनी सामने आई। ईरान के हॉर्मुज में जहाजों को बड़ी चेतावनी की, जो रूट्स है वो तय रूट्स जो ईरान द्वारा किए गए हैं उन्हीं रूट से गुजारे, केवल बताए हुए रास्ते से ही गुजारा जाए जहाजों को। आईआरजीसी सीधे क्लेम कर रही है जो रास्ता ईरान ने बताया उसी रास्ते को अपनाए, वही पाथवे रखिए। अगर उस पाथवे पर नहीं चले तो आप पर कार्रवाई होगी, आप कार्रवाई की जद में आएंगे, क्योंकि आप ईरान के कब्जे में हैं। अपने जहाजों को उसी हिसाब से चलाइए जो पैरामीटर अभी ईरान ने तय करके दिए हुए हैं। अब दूसरे रास्ते का इस्तेमाल अगर आपने किया तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सीधे सीधे चेतावनी देना, ईरान के हॉर्मुज में जहाजों को बड़ी जो चेतावनी है, धमकी के तौर पर आप इसे लीजिए। केवल ये बताए हुए रास्ते जो कि ईरान द्वारा कहा गया हो, आईआरजीसी ने जो पहले से ओरिएंटेशन तैयार किया हो उसके तहत आप ले जाइए। दूसरे रास्ते को इस्तेमाल करने की कोशिश भी ना करें। नियम नहीं माने और नियम नहीं मानने वालों पर भी कड़ा एक्शन हो सकता है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी लगातार जारी है। ईरान हमेशा से ही हॉर्मुज पर दावा करता रहा है। जंग के दौरान तो उसे इस रास्ते की अहमियत का और ज्यादा अंदाजा लग गया है। उसे हॉर्मुज के रूप में आय का एक स्थायी परमानेंट सॉल्यूशन, एक परमानेंट रास्ता मिल गया है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम फिलहाल रोक दिया है, लेकिन ईरान ने उससे पहले ही कमर्शियल जहाजों को बड़ी चेतावनी जारी की। अब कौन सी है वो चेतावनी और क्या है उसके मायने, आपको जल्दी से इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले किए। उसने 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की, ईरान के जर्रे जर्रे को दहला दिया, लेकिन ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार किया। जंग के पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कस सकता है, जिससे दुनिया भर में हाहाकार मच सकता है, और हुआ भी वैसा ही। ईरान के एक कदम से दुनिया भर में तहलका मच गया। अमेरिका भी दबाव में आ गया। ट्रंप को भी दूसरे देशों से मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ा, हालांकि उन्हें मदद नहीं मिली। ईरान ने हॉर्मुज में सी माइंस बिछाई। हालांकि खबर है कि अब उन सी माइंस को वो हटा नहीं पा रहा, क्योंकि कई सी माइंस की लोकेशन उसे नहीं मालूम, और कुछ सी माइंस समंदर के पानी के बहाव के साथ दूसरी जगह चली गई। ऐसे में ईरान के लिए मुसीबत ये है कि अगर वो जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का दावा भी करे तो कैसे। देखो, oh my God, US embassy है ना उधर। ऐसे में ईरान के लिए मुसीबत यह है कि अगर वो जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का दावा भी करे तो कैसे। हालांकि दावा है कि ईरान ने ओमान के पास वाले रास्ते में सी माइंस बिछाई थी, और अब वो जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के नाम पर केशम और हॉर्मुज द्वीप के पास से रास्ता दे रहा है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया तो आईआरजीसी ने तुरंत ही चेतावनी दे दी। आईआरजीसी नेवी ने साफ तौर पर कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय जहाज केवल उसके बताए रास्ते का ही इस्तेमाल करें। आईआरजीसी की ओर से कहा गया कि किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना असुरक्षित होगा और इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की जा सकती है।
IRGC नेवी ने सोशल मीडिया पर जारी मैसेज में कहा कि हॉर्मुज से गुजरने का इरादा रखने वाले सभी जहाजों को ईरान के पहले से घोषित गलियारे का इस्तेमाल करना होगा और रास्ते से किसी भी तरह के भटकाव पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। IRGC ने अपने बयान में पहले से तय रास्ते को जल डमरू मध्य से गुजरने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता बताया। हालांकि अमेरिका की ओर से प्रोजेक्ट फ्रीडम बंद करने का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अब हॉर्मुज को लेकर विवाद सुलझेगा और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो पाएगा। फिलहाल समझौता तो अभी दूर की बात लग रही है। ईरान ने युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसे अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो अभी समझौता तो बहुत दूर, अभी बातचीत की मेज पर आना सबसे बड़ी गुत्थी बनी हुई है। IRGC ने हॉर्मुज में माइंस बिछा दी है ताकि कोई भी जहाज बगैर ईरान की मर्जी के वहां से न गुजर सके। हालांकि खबर यह है कि कई माइंस की लोकेशन खुद ईरान को ही मालूम नहीं है। इस बात का कोई आंकलन नहीं है कि आखिर ये माइंस बिछी कहां है और कई माइंस पानी के बहाव में इस वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हैं। ऐसे में सी माइंस कमर्शियल शिप्स के लिए कभी भी बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं और यही वजह है कि ईरान अपने तय किए गए रूट से ही जहाजों को गुजारने के लिए कहना चाहती है, समझाना चाहती है। हालांकि अब आपके सामने जल्दी से वो मैप रख देते हैं और ये मैप में आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त जो माइंस का जिक्र किया जा रहा है कि ये माइंस कहीं पर भी हो सकती है, किसी भी लोकेशन पर हो सकती है। हॉर्मुज पर कैसे शिकंजा है वो आप देखेंगे। ये हॉर्मुज का ये पाथवे, ये पूरा स्ट्रेट जो है ये हॉर्मुज का है और खास तौर पर स्पेशली ये इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये पाथवे जो है ऊपर आपको बंदर अब्बास पोर्ट नजर आ रहा होगा, नीचे ओमान और बीच में ये पूरा पाथवे सुरक्षित रास्ता जो ईरान बता रहा है वो ये ग्रीन पाथवे है। वो कह रहा है कि इसी रूट से आप गुजारिए अपने जहाजों को, लेकिन ये जो दूसरा पुराना रास्ता है जो कि व्हाइट से हमने दिखाया है, यहीं से लोग गुजारा करते थे, अपने तमाम जहाजों को अलग अलग देश यहाँ से निकाला करते थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा लोकेशंस पर जहां पर माइंस बिछे हुए हैं, अगर वो लोकेशन शिफ्ट करते तो खतरा यहाँ पर ओमान में भी होगा, खतरा बंदर अब्बास पर भी होगा, खतरा लारक द्वीप पर होगा, हॉर्मुज द्वीप पर होगा, इसके साथ साथ यहाँ पर केशन द्वीप पर भी सबसे बड़ा खतरा होगा क्योंकि खार्ग जो कि इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर दिखाता है वो कहीं ना कहीं खतरे की जद में आ सकता है। और ये पुराना रास्ता जहां से अब तक दुनिया भर के जहाज गुजरते थे, ईरान ने इस रास्ते में माइंस बिछा दी है ताकि रास्ते को ब्लॉक किया जा सके। आप जल्दी से देखिए सफेद वाला रास्ता, यहीं पर माइंस बिछी हुई हैं, आप ले ही नहीं जा सकते अपने जहाजों को, क्लियर कह दिया है। खास बात यह है कि ईरान को खुद भी इस बात की जानकारी नहीं है, उन्हें याद नहीं है कि इस जगह पर भी किस लोकेशन पर माइन सेट है, उसने माइंस कहां लगाई है। जबकि खबर है कि कई माइंस तो समंदर की लहरों में साथ बहकर चली गई, यानी कि इस लोकेशन से हट गई हैं, डिफ्लेक्ट हो गई हैं। अब दूसरी जगह पर अगर वो चली गई हैं तो इसका क्या रेपरकशन होगा। लिहाजा ये रास्ता जहाजों के गुजरने के लिए अब असुरक्षित माना जा रहा है, इनसिक्योर माना जा रहा है कि आखिर क्यों यहाँ पर अगर माइंस हैं, कहाँ है नहीं पता, तो इसका खतरा किसी भी वक्त कहीं पर भी हो सकता है। और यही नतीजा है, यही वजह है कि इस वक्त ईरान कह रहा है कि जो तय रास्ता है, जो लोकेशन दी गई है, जो पाथ में बताया गया है, उसी से अपने जहाजों को गुजारिए। समंदर में ईरानी सेना ने माइंस बिछाई थी, लिहाजा अगर कोई जहाज हादसे का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी ईरान की ही होगी। अब ये पूरी तरीके से पूरा वैश्विक मुद्दा बन जाता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर देखें तो भी इंसानियत के नाते भी ये बड़ा सवाल होगा। शायद यही वजह है कि ईरान की सेना जहाजों को केशम द्वीप, हॉर्मुज द्वीप और लारक द्वीप के बीच से गुजरने को कह रही है। ये सेफ पैसेज है, आप यहाँ से अपने जहाजों को गुजारिए। युद्ध के बीच ईरान को हॉर्मुज की ताकत का एहसास हुआ। हॉर्मुज पर शिकंजा कसकर ईरान ने दुनिया के कई देशों को तड़पने पर मजबूर कर दिया। उसे हॉर्मुज के रूप में आय का एक परमानेंट साधन भी मिल गया है। लेकिन हॉर्मुज तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और ऐसे में रास्तों पर किसी देश का अधिकार नहीं हो सकता। फिर हॉर्मुज पर ईरान दावा कैसे कर सकता है? जल्दी से आपको बताते हैं कि दावे की वजह क्या है और क्यों इसे दमखम के साथ अभी ईरान उठा भी रहा है। ईरान का हॉर्मुज पर दावा क्यों है? हॉर्मुज के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान, साथ ही यूएई है। अब
इसके साथ साथ हॉर्मूज की सामान्य तौर पर चौड़ाई है तकरीबन 50 किलोमीटर। और अगर आप इंटरनेशनल नियम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर जो नियम है उसके हिसाब से यहां दावा हो नहीं सकता है। संकरी जगह है और संकरी जगह पर हॉर्मूज की चौड़ाई 33 किलोमीटर महज है, 33 किलोमीटर। अब ये संकरा रास्ता यहाँ पर हॉर्मूज अपना जो बता रहा है ईरान इस वक्त, इसका असर जो है वो कहीं ना कहीं बड़े रेपरकशंस ला सकता है। हॉर्मूज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। इतना संकरा रास्ता, तो इस पर आसानी से जो है ईरान ने अब तक कब्जा कर रखा है, माइंस बिछा रखे हैं। ईरान और ओमान के बीच कई जगह समुद्री दूरी 24 समुद्री मील से भी कम है, यानी कि कम दूरी होने की वजह से इजीली यहाँ पर कहा जाए तो कब्जा करना भी बहुत ही आसान है ईरान के लिए भी। और 24 समुद्री मील से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू होता है। ये मीडियन लाइन, यही वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम है जिसके तहत अभी ईरान अपना दावा बोल रहा है। मीडियन लाइन के तहत समंदर के बीच ये रेखा खींची गई होती है, इनविजिबल लाइन होती है, ये कोई आपको नजर नहीं आएगी। मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान है। आप मीडियन लाइन के रास्ते को अगर देखेंगे तो इस नियम को अगर आप अप्लाई करेंगे हॉर्मूज पर, तो ये ईरान का जो दावा है वो पूरी तरीके से पुख्ता और प्रमाणित हो जाता है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र में संसाधनों के इस्तेमाल का पूरी तरीके से हक है, क्योंकि उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान। अब समूचे हॉर्मूज पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। अब इन देशों का क्या होगा, ये क्यों नहीं खुले तौर पर आकर हॉर्मूज पर अपना दावा करते हैं, वो भी जानिए। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक कंट्रोल ईरान ही कर रहा था और अब बड़े दावे किए जा रहे हैं कि क्या ये पावर शिफ्ट भी हो सकता है। ईरान अब पूरे इलाके पर अपना कब्जा जता रहा है और ये संकरा रास्ता हॉर्मूज का जिस पर अपना कब्जा जताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या यही वजह बनेगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का? हॉर्मूज को लेकर कि जो तस्वीर बन रही है, एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही, बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है, ईरान के साथ हो रही है बातचीत, ये ट्रंप कह रहे हैं। और हॉर्मूज में शिपिंग ट्रैफिक पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। अब ईरान के खिलाफ जो ब्लॉकेड है वो जारी रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब ईरान चाहता है कि इस मसले पर बातचीत हो जाए, मसला सुलझ जाए। आप बातचीत की मेज पर आकर युद्ध विराम को आगे ले जाते हुए इसे परमानेंट रूप दे दें। युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का यह बड़ा दावा आखिर किस तरीके से और इसके मायने क्या है, ईरान के साथ हो रही बातचीत का जो नतीजा है क्या निकलेगा, जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप सीधे कह रहे हैं कि ईरान अब बेकरार है बात करने के लिए। हॉर्मूज में शिपिंग ट्रैफिक पर अस्थायी रोक भी लगा दी गई है। ईरान के खिलाफ जारी ब्लॉकेड, और ब्लॉकेड हमेशा से जैसे था वैसे रहेगा जब तक पूर्णतः परमानेंट सॉल्यूशन हॉर्मूज के मसले का नहीं होता, तब तक ये अमेरिकी ब्लॉकेड वहां पर जारी रहेगा। अब बातचीत के लिए कहा जा रहा है कि इस ब्लॉकेड के साथ साथ भी ईरान रेडी है बात करने के लिए। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यूएई पर हुए हमलों का विरोध किया जा रहा है। इजराइल समेत कई देशों ने ईरान की निंदा की है कि ईरान ने जो हमला किया वो गलत था, वो पूरी तरीके से इलीगल था। ईरान पर यूएई की ऑयल फैसिलिटी पर हमले का आरोप लगा, ईरान ने यूएई पर हमले से इनकार किया है। बहरहाल ये पूरी तरीके से इस कड़ी को दुनिया भर में निंदा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ यूएई पर हुए हमलों का विरोध इजराइल में नहीं हो रहा, अलग अलग देशों में हो रहा है। इसका जो कण है, इजराइल समेत कई देशों ने क्लियर शब्दों में इन हमलों की निंदा की है। ईरान पर यूएई की ऑयल फैसिलिटीज पर हमले का आरोप जो लग रहा है, और इसमें कहा जा रहा है कि आपका सीज फायर का उल्लंघन इसे करार दिया जाना चाहिए। और सवाल इसके जरिए ये कि आखिर यूएई कहां से टारगेट पर आया और क्यों टारगेट पर आया, क्यों यूनाइटेड जो इस वक्त स्टेट्स की तरफ से, यूएस की तरफ से जो रुख रखा जा रहा था यूएई को लेकर के, अब पूरी तरीके से डिफरेंट अप्रोच के साथ ईरान नजर आ रहा है। अब हम लोग को शिफ्ट करते हुए यूएई पर टारगेट क्यों लॉक किया है, आखिर ऐसा क्या है यूएई में? क्या वो कारण ओपेक वाला है, क्योंकि ओपेक से यूएई ने अपने हाथ पांव पीछे खींच लिए हैं, तो ईरान अब उसी वजह से उसी दुश्मनी को आगे ले जा रहा है जो कि इजराइल के साथ यूएई की दोस्ती है। यूएई इजराइल का दोस्ताना, चाहे वो अब्राहम अकॉर्ड को लेकर हो या इसके साथ साथ
जो अभी बिल्डअप सामने आ रहा है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, यूएई और इजराइल के बीच की फ्रेंडशिप, ये दोस्ती, क्या बड़ी वजह बनी है इन हमलों की। जो इस वक्त तस्वीर नजर आ रही है, अमेरिका और ईरान की जंग में खाड़ी देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहां भारी तबाही हुई है। ईरान की मिसाइलों ने अरब देशों के अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद करने में कोई कोर कसर बिल्कुल नहीं छोड़ी है। ईरान की ओर से यूएई पर बहुत भीषण मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए हैं। हालांकि सीज फायर के दौरान ईरान की मिसाइलें खामोश रही, लेकिन यूएई की फुजैराह ऑयल फैसिलिटी पर अचानक से हमला हुआ। आरोप ईरान पर लगा, लेकिन ईरान ने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल ये कि आखिर यह हमला आखिर किसने किया, क्यों किया, इसका मकसद क्या है, देखिए। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यूएई के फुजैराह ऑयल फैसिलिटी में भीषण आग लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें तो जैसे मिडिल ईस्ट की शांति को ही जलाकर भस्म करना चाह रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने यूएई पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बौछार की। इन हमलों की वजह से फुजैराह में तेल फैसिलिटी में आग लग गई। यह हमला सीज फायर के बाद पहला बड़ा उल्लंघन माना गया। हालांकि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई पर किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले से इनकार किया। ईरान की ओर से यूएई के आरोपों को बेबुनियाद बताया गया। चेतावनी दी गई कि अगर खाड़ी देश ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसे अब करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान की सेना ने हाल के दिनों में यूएई पर किसी भी मिसाइल या ड्रोन हमले से साफ इनकार किया। ईरान की मीडिया के मुताबिक ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर खाड़ी देश ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर कोई सैन्य ऑपरेशन होता है तो उसे स्पष्ट और आधिकारिक रूप से घोषित किया जाता। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में यूएई के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की गई। ईरानी प्रवक्ता ने यूएई के रक्षा मंत्रालय द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि यूएई के रक्षा मंत्रालय का बयान झूठा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूएई की जमीन से ईरान के खिलाफ कोई हमला किया जाता है तो तेहरान की प्रतिक्रिया निर्णायक और पछतावा कराने वाली होगी। दूसरी तरफ यूएई के अधिकारियों का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के कई हमलों को रोका, जिनमें एक हमले में फुजैराह ऑयल इंडस्ट्री जोन में भीषण आग लग गई। यूएई के आरोपों और ईरान के इनकार के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सीआईए का या मोसाद की कोई नई साजिश है जिससे युद्ध एक बार फिर से भड़क जाए और राष्ट्रपति ट्रंप को अपने मित्र देश की रक्षा के नाम पर ईरान पर अटैक का नया बहाना मिल जाए। हालांकि हमले में कुछ घंटे बाद ही एक चौंकाने वाला दावा सामने आया। ईरान समर्थित माने जाने वाले हंदला हैकर ग्रुप ने कहा कि हमले से पहले फुजैराह के डिफेंस सिस्टम को साइबर अटैक से कमजोर किया गया, यानी पहले साइबर स्ट्राइक और फिर ड्रोन या मिसाइल स्ट्राइक। और अगर ये सच है तो ये हमला बेहद प्रोफेशनल तरीके से किया गया। इस बीच सवाल ये कि कहीं यह हमला ईरान के किसी प्रॉक्सी संगठन ने तो नहीं किया, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी अक्सर ऐसे हमले करते रहते हैं और ईरान इन हमलों के आरोपों से साफ बच जाता है। फिलहाल हालात ये है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के दावे को बेबुनियाद बता रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि हमला हुआ, नुकसान हुआ, आग लगी, धुआं उठा, और अब ये आग लगाई किसने, किस मकसद से लगाई, ये बड़ा सवाल है। यूएई की फुजैराह ऑयल फैसिलिटी पर हमला हुआ, फैसिलिटी के एक बड़े हिस्से को नुकसान हुआ। अब आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं कि दरअसल फुजैराह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। जल्दी से आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्यों इसे टारगेट किया गया है। मिडिल ईस्ट की ऑयल लाइफलाइन इसे माना जाता है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल टर्मिनल्स में से एक है।
और इसलिए फुजेरा को टारगेट किया गया कि यहां पर सीधे तौर पर फुजेरा के जरिए बड़ी कोशिश हो सकती है। फुजेरा मिडिल ईस्ट की ऑयल लाइफलाइन क्यों कहा जा रहा है? यूएई का सबसे अहम ऑयल हब फुजेरा है। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई, इसकी डिमांड को बीट करने के लिए इस रूट को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फुजेरा ऑयल फैसिलिटी सबसे महत्वपूर्ण यहां पर मानी जाती है। फुजेरा रूट से होता है अरबों डॉलर का ऊर्जा कारोबार। अब यहां से एनर्जी सेक्टर के लिए अगर बात की जाए, फुजेरा इसका हब है। सबसे बड़ी बात, हॉर्मूज स्ट्रेट का विकल्प ही फुजेरा है। हॉर्मूज क्योंकि वहां पर परेशानियां हैं, वहां पर चीजें फंसी हुई है, अटकी हुई हैं। अब यह फुजेरा इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में है। अब यूएई को टारगेट भी इसलिए किया गया ईरान द्वारा कि अब हॉर्मूज के लिए, इसके ऑल्टरनेटिव के लिए अब जो है इस्तेमाल फुजेरा का किया जा रहा है। हॉर्मूज के बंद होने पर दुनिया के लिए बैकअप ऑयल रूट जो है वो फुजेरा के थ्रू जो है शुरू हो रहा है। और इसके जरिए अगर कहा जाए हॉर्मूज के बंद होने के साथ साथ दुनिया के लिए पावर बैकअप के लिए, एनर्जी बैकअप के लिए फुजेरा सबसे इंपॉर्टेंट वो कड़ी बनकर उभर रहा है। और इसी वजह से यूएई पर टारगेट भी सेट किया गया, फुजेरा पर टारगेट सेट किया गया। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात ये कि हॉर्मूज पर पेच अटका है, लेकिन ईरान हॉर्मूज में ब्लॉकेट हटवाने की जगह फुजेरा को, यूएई को क्यों टारगेट पर ले रहा है? यूएई की फुजेरा ऑयल फैसिलिटी पर भीषण हमले हुए और दावा तो यहां तक किया गया कि ईरान की ओर से आए ड्रोन ने घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस बीच ईरान ने हमले में हाथ होने से क्लियर नो कह दिया है, इनकार कर दिया है। साथ ही ईरान की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि अगर उस पर कोई भी हमला हुआ तो अंजाम, इसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। ईरान का इनकार है, तो क्या इसको लेकर डिटेल सामने आ रही है, जल्दी से आपको बता देते हैं। ईरान ने यूएई पर हमले की खबरों से सीधे सीधे इनकार कर दिया है कि ये हमले ईरान ओरिएंटेड नहीं है, ईरान ने नहीं करवाया ये हमले। यूएई की तेल सुविधाओं को निशाना बनाने का कार्यक्रम ही नहीं था, कोई टारगेट ही नहीं था। यूएई टारगेट पर ईरान के नहीं है और अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का हिस्सा ये हमला हो सकता है। लीजिए, यहाँ पर स्टोरी नहीं बिल्डअप कर दी ईरान ने कि ये हमले यूएस मेड है। खुद को फंसा हुआ खिलाड़ी बता रहा ईरान कि हम तो विक्टिमाइज्ड है, हम तो विक्टिम है, हम तो झेल रहे हैं, हम तो ऑपरेशन झेल रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन या ऑपरेसर इस वक्त ईरान क्या है, असल भूमिका क्या है? अब तस्वीर जो बन रही है, चाहे यूएई के पर्सपेक्टिव से हो या ईरान के दावे हो जिसमें सिरे से इनकार कर दिया है, खारिज कर दिया है कि इन हमलों को या इस हमलों के पीछे ईरान का हाथ है, तो इसकी तस्वीर आगे क्या बनती है ये बहुत दिलचस्प होगा। क्या ईरान को फंसाया जा रहा है? सवाल ये उठ रहा है कि अगर ईरान ने यूएई पर हमला नहीं किया तो फिर किया तो किसने किया? इसका अंजाम क्या होगा? क्या मोसाद और सीआईए मिडिल ईस्ट में फिर से महाविनाश की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, या फिर कोई ऐसा किरदार है जो जंग की आग को भड़का रहा है, उस पर अपने मुनाफे की रोटी सेक रहा है? कौन है? जल्दी से डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। नाम किसी का और काम किसी का। मिडिल ईस्ट में फिर से तबाही का खुफिया, सीक्रेटिव, डेंजरस प्लान जो है वो सामने आया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का खतरनाक प्लान है। याद कीजिए मोसाद के पुराने ऑपरेशंस जिसमें पता भी नहीं लगता, भनक भी नहीं लगती दुश्मन देश को, और वो ऑपरेशन सफल हो जाता है। अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी सीआईए भी मोसाद के साथ है। अब ये जॉइंट ऑपरेशन और जॉइंट तौर पर अगर ये वर्क कर रहे हैं, मोसाद और सीआईए का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, इसको नाम दिया गया है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। यूएई पर हमले जो हुए वो इसी के तहत हुए। कई बार सीक्रेट ऑपरेशंस के आरोपों में पहले भी मोसाद और सीआईए घिर चुके हैं। अब ये भी क्या इसी पार्ट का के जरिए हो रहा है। साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्या, ड्रोन ऑपरेशन के आरोप, साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड तौर पर ये मोड एक्टिवेट हो जाना जंग का, ये क्या दिखाता है? क्या सीआईए और मोसाद ही इसके पीछे बड़ी वजह है? तो जो दाल में काला कहा जा रहा था, क्या वो इसी तरफ से हो रहा है? मोसाद, सीआईए ने बार बार ईरान को निशाना बनाया है। अब ईरान को निशाना बनाने के लिए एक नया हथकंडा, जिसमें यूएई फुजेरा पोर्ट को टारगेट किया गया। फुजेरा हमला भी ईरान के खिलाफ बड़े नैरेटिव का हिस्सा है, क्योंकि यूएई बहुत सहयोगी खुद को बताता है इजराइल का। अब इजराइल की झूठ, उसके सच सभी से इस वक्त कहा जाए तो यूएई उसे एक्सेप्ट कर रहा है।
लेकिन इसी बात को अंदेशित किया अब्बास अरागची ने। उन्होंने कहा कि किसी बहकावे में ना आए और यूएई डिसाइड करे कि ये कर कौन रहा है। सच्चाई तो ये है कि मिडिल ईस्ट में फिर से भयंकर जंग भड़क सकती है। वाकई में ऐसा हुआ तो फिर दुनिया पर इसका बड़ा असर दिखाई देगा। महाविनाश की तैयारी है। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स रखते हैं कि आखिर बारूद की ढेर पर क्यों बैठा है इस वक्त मिडिल ईस्ट। महाविनाश की घंटी बज रही है। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बारूद इस वक्त सुलग रहा है। बारूद की ढेर पर मिडिल ईस्ट इस वक्त टिका हुआ है। साथ ही ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप जो है हमले के लिए बेकरार है कि एक दफा फिर से एक्टिव कर दिया जाए, ऑपरेशन छोड़ दिया जाए, प्रोटेक्ट और फ्रीडम के तहत। यहां इस मोटिव के तहत ट्रंप कभी भी हमला कर सकते हैं। तेल की लड़ाई, ड्रोन का वार, जासूसी का जाल, साइबर वॉर, ये सभी इसके महत्वपूर्ण कारण हैं। अब अगर कहा जाए जासूसी, स्पाइंग और इसके साथ साथ भीषण हमले ये साथ में होता है तो ये पूरा हाइब्रिड मोड एक्टिव हो जाएगा। फुजेरा हमले से जंग भड़काने का माहौल पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जंग फिर से भड़की तो तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी, असर सबसे ज्यादा आपकी जेबों पर पड़ेगा। अब महाविनाश इस कदर कि यहाँ पर अरबों खरबों का खर्चा तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ शिपिंग रूट भी प्रभावित हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि ग्लोबल बाजार की धज्जियां उड़ सकती है, ग्लोबल बाजार गिर सकता है, भारी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। अब ये तस्वीर किस तरीके से आगे दिखाती है और क्या इसका रेपरकशन होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक बड़ी खबर इस बीच, रूस यूक्रेन को लेकर के, यूक्रेन का रूस पर बड़ा अटैक इस बीच। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से बड़ा अटैक किया गया है, ताबड़तोड़ हमले। रूसी बॉर्डर में काफी अंदर तक ये अटैक किया गया है। सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स संयंत्र का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया जिससे नुकसान हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि सीधे सीधे अगर रूस यूक्रेन की स्थिति को देखे, वो धीरे धीरे वो आग है वो सुलगती जा रही है। वो आग किस तरीके से भयानक और विध्वंसक रूप लेगी किसी को भी नहीं पता है। फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल होना, इससे हमला करना, रूसी बॉर्डर के इलाकों को टारगेट करना, बाकायदे सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स इन इक्विपमेंट्स को, इन संयंत्रों को टारगेट करना, क्या दिखाता है ये नुकसान? क्या अब रूस के लिए किस तरीके की तस्वीर दिखाता है? रूसी बॉर्डर में काफी अंदर तक ये अटैक हुआ है, यानी कि यूक्रेन अभी तक किसी भी कीमत पर रुकने के लिए और थमने के लिए तैयार नहीं है। यूरोप की धरती बीते 4 साल से ज्यादा समय से दहल रही है। रूस की सेनाएं यूक्रेन पर कहर बरपा रही है। रूस ने एक बार फिर से भीषण हमला किया है। यूक्रेन के एक और अहम ठिकाने को नेस्तनाबूद करने का दावा किया गया और इसको लेकर के तस्वीर सामने आई है। तस्वीर किस तरीके से है और किस तरीके की इस वक्त जो हलचल है वो नजर आती है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से जंग चल रही है। रूसी सेनाएं लगातार यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को दहला रही है। यूक्रेन के हर कोने में तबाही के निशान बिखरे हैं। जर्रे जर्रे पर रूसी बारूद के दस्तखत मौजूद हैं। पुतिन के जवानों ने यूक्रेन के गैस संयंत्रों पर फिर बड़ा हमला किया। रूस ने यूक्रेन के गैस उत्पादन संयंत्रों पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यूक्रेन की सरकारी ऊर्जा कंपनी नाफ्टोगाज के सीईओ सर्गेई कोरेतस्की के मुताबिक रूस की सेना ने पोल्टावा और खार्किव क्षेत्र में मौजूद गैस उत्पादन संयंत्र पर हमला किया। इन हमलों में 3 कर्मचारियों और 2 आपातकालीन सेवा कर्मियों की मौत हो गई।
जबकि 37 लोग घायल हो गए। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की निंदा की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि प्रचार के मकसद से युद्ध विराम की मांग करना और उसके बाद मिसाइल और ड्रोन हमले करना गलत है। बताया जा रहा है कि पुतिन की ओर से पहले ही 8 से 9 मई तक 2 युद्ध विराम का ऐलान किया गया था। इधर खबर है कि सीज़फायर के ऐलान के बावजूद यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक पर हमला किया। हमले के कारण किरीशी शहर के एक औद्योगिक क्षेत्र में आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम अलग अलग इलाकों में लगभग 300 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। फिलहाल पुतिन के जवान डोनबास के करीब 80 से 90% हिस्से पर काबिज हो चुके हैं और पूरे यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर कब्जा जमा चुके हैं। बताया जा रहा है कि पोक्रोवस्क और स्लोवियांस्क जैसे महत्वपूर्ण रसद केंद्रों पर दबाव बढ़ गया है, जहां रूसी सेना ने अपनी पकड़ मजबूत की है। खबरों के मुताबिक इस साल मार्च से मई के बीच रूसी सेनाओं ने एक साथ 1000 से अधिक ड्रोन और मिसाइल दागकर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को हिलाकर रख दिया। इन हमलों का मकसद ऊर्जा संयंत्रों को तबाह करना है, जिससे चेर्निहिव के पास करीब 1.5 लाख घरों में बिजली गुल हो गई। इसी के साथ विस्फोट में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।